नमस्कार दोस्तों। हमारा देश कैसे विश्व गुरु बनेगा, हमारा देश कैसे विश्व में सबसे समृद्ध शक्तिशाली देश बनेगा, पिछले 2 दिनों से मुझे यही चिंता तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरा प्लान है और पूरा दुनिया को मैं अपना प्लान शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ। 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, उसमें मैं एक आदमी हूँ। मैं हमेशा आज तक मैं 50 साल तक ये सोचता रहा कि मैं अपने अंदर कैसे सुधार लाऊं। इसके लिए मैं पिछले 20-25 सालों से लगातार मैं ध्यान करता रहा हूं। ओशो ने हमें मेडिटेशन सिखाया और मेडिटेशन से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर की 5 इंद्रियां, जैसे आँख है, नाक है, जिह्वा है, कान है, स्किन है, ये सारे इंद्रियां मनुष्य को चलाती हैं, यानी कि हमें चलाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम इन 5 इंद्रियों के नियंता होते हैं और हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा। जो ध्यान सीख गया उसका काम हो गया। ध्यान सीखता हुआ व्यक्ति अपनी आँखों को, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना जानता है। अब मेरी दिशा बदल गई है। अब मेरी दिशा है हमारा देश कैसे आगे बढ़े। आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक साधना मैं कर ही रहा हूँ। सुबह से लेकर के रात तक जब जब मौका मिलता है, कभी सुबह मेडिटेशन, कभी दिन में हनुमान चालीसा, कभी शाम को, अभी एक बोलबम मंदिर ट्रैफिक में चल रहा है, अष्टजाम जिसको बोलते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा है। इन सब के बावजूद मेरे मन में हमेशा ये चलता है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। क्योंकि ये तो सोचिए मत कि देश ने हमारे लिए क्या किया, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। और मेरी जो अपनी समझ है, मैं कल शाम को मुझे पता चला सैम मानेकशॉ के विषय में, जो एक इतने बड़े सेना नायक थे कि 1971 के युद्ध में उन्होंने अपना जो कमाल दिखाया था। तो कल से मैं सोच रहा था कि सैम मानेकशॉ एक पारसी थे और इतने ताकतवर सेना नायक। हम लोग सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान राम की प्रशंसा करते हैं, हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, महाभारत में भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो आज के युग में हमारे बीच जो ऐसे वीर व्यक्ति हैं, उनकी प्रशंसा करना हम भूल जाते हैं। 94 ईयर्स के उम्र में, 94 साल की उम्र में जब सैम मानेकशॉ जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, सोचिए कितना उम्र है, 94 ईयर्स। उनसे मिलने के लिए आए थे APJ अब्दुल कलाम साहब, हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति। दोनों की मुलाकात में एक लाइन बहुत सुंदर मुझे लगी और उसी ने मुझे प्रेरणा दिया कि मैं आप सभी के बीच ये बात को बोल सकूं। मानेकशॉ जी से APJ अब्दुल कलाम जी ने पूछा, सबसे पहले तो वो उनको गए थे सैल्यूट करने के लिए। APJ अब्दुल कलाम जो हमारे माननीय राष्ट्रपति थे, वो गए थे अपना सम्मान प्रकट करने, सैल्यूट करने सैम जी को। और उन्होंने पूछा APJ अब्दुल कलाम जी ने कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या आपके मन में किसी तरह का कोई दुख है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। और सैम मानेकशॉ ने जो बात कही वही मेरे वीडियो का बेस लाइन है। उन्होंने कहा कि अब मैं 94 ईयर्स का हो गया हूँ, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने देश के सबसे सम्मानीय व्यक्ति को सैल्यूट कर सकूं। अर्थात सैम मानेकशॉ जी APJ अब्दुल कलाम साहब को सैल्यूट करना चाहते थे और वो कह रहे थे कि मेरा हाथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। कितना सुंदर 2 हृदय का मिलन है ये। एक तरफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सम्मान प्रकट करने गए हैं सैम जी के पास, और दूसरी तरफ सैम जो 94 ईयर्स के हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे हाथों में उतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको सैल्यूट कर सकूं। प्यारे दोस्तों, यही है हमारे देश की ताकत। आज के वीडियो में मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिंधी, पारसी और जितने भी आप जाति, संप्रदाय, धर्म के बारे में जानते हैं, ये सभी हमारे भारत की ताकत है, कमजोरी नहीं। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं और हैं, आज भी हैं, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं।
लेकिन मैं देखता हूँ कि मुझे छोड़ करके मैंने बचपन से आज तक कभी भी किसी मुस्लिम से नफ़रत नहीं किया है और न आगे कर पाऊँगा। मेरा स्वभाव ही नहीं है। मेरा बचपन जिस मोहल्ले में गुजरा है, कतरास के गलियों में, मेरे क्वार्टर से 2 क्वार्टर छोड़ करके जो मुस्लिम परिवार रहते थे, अशरफुद्दीन, उस परिवार के साथ मेरी पहली मुलाकात है। अगर दुनिया में मुझसे कोई पूछे कि आंखें खोलते हुए पहला मुसलमान मैंने कब देखा, कहाँ देखा, तो 8-9 वर्ष की उम्र में जब मैं छपरा गांव में रहता था, बचपन से लेकर 9 साल तक मैं छपरा गांव में था, वहाँ मैंने कभी कोई मुसलमान भाई तो देखा नहीं था। जब मैं कतरास में आया तो हम लोग के घर के आसपास लगभग 15-16 क्वार्टर थे। उनमें से एक मुस्लिम परिवार थे, अशरफुद्दीन साहब, और उस परिवार में बचपन से मेरा 2 क्वार्टर छोड़ करके थे। इतना बढ़िया हम लोग का प्रेम स्नेह का संबंध रहा। ये बात कब है? 1980-81 के बीच की बात है। हमेशा मेरे पिताजी को उनके परिवार ने सम्मान किया। एक बार उन बाप बेटे का किडनैपिंग हो गया था कतरास में, 1981 की बात है। उस ज़माने में भी किडनैपिंग होते थे भाई, अपने टेक्निक से। और बाइक पर बैठा करके वो अशरफुद्दीन को ले जा रहे थे किडनैपर्स। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि कहाँ ले जा रहे हो इनको? तो वो लोग किडनैपर जो थे, 2 किडनैपर थे, उन लोगों ने मेरे पिताजी को धमकी दिया कि चुप रहो, और वो लोग बाइक पर बैठा कर लेकर चले गए। मेरे पिताजी मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा किए, थाने में गए, और इन सब के सहयोग से उनको रात 12 बजे तक छुड़ा कर लाया गया। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव रहा जब मेरे पिताजी ने अशरफुद्दीन को किडनैप होने से बचाया। उसके बाद से हम लोग पाथर दिया गए, और आज अपने एजुकेशन सिस्टम में मैं झांक के देखता हूँ तो हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप कहेंगे बस 1-2 उदाहरण है, बिस्मिल्लाह खान साहब, और न जाने कितने सारे लोग। और मैं तो चूँकि फिल्मी जगत का आदमी रहा हूँ, और मुझे मालूम है फिल्मी जगत ने भी दिलीप कुमार साहब के संबंध मनोज कुमार साहब से कितने मधुर रहे हैं। और उसके अलावा सलीम साहब, जो सलीम जावेद के पार्ट हैं, सलीम साहब के अच्छे रिश्ते लगभग सभी के साथ हैं। तो अगर मैं बॉलीवुड को लेकर चलता हूँ तो वहाँ भी देखता हूँ कि बॉलीवुड में जो मुस्लिम वर्ग है लगभग आधा है। आप मधुबाला जी से लेकर के सलमान खान तक जितने भी लोग को आप देख सकते हैं। तो बॉलीवुड के विषय में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, बॉलीवुड एक ऐसा परिवार रहा है जहाँ हिंदू मुस्लिम मिल कर के एक साथ आज लगभग 100 वर्षों से काम कर रहे हैं। के आसिफ साहब का मुगल आजम आपको याद होगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि के आसिफ साहब का या दिलीप साहब का हमारे देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? चलिए, मैं उतनी दूर तक नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, देश को बांटने का काम अगर कोई करता है तो पॉलिटिशियंस करते हैं, नेता करते हैं। कोई इस पार्टी में है, कोई उस पार्टी में है। देश को बांटने का विचार कोई कर सकता है तो पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें देश के विकास से मतलब है या नहीं, लेकिन अपना वोट बैंक बढ़ाने की चिंता ज़रूर है। लेकिन क्या मैं वही सोचूं जो बाकी सब सोचते हैं? मेरा अपना सोच क्या कहता है? मेरा अपना सोच तो यही कहता है कि भारत के भीतर ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो 4 वर्ग हैं, कम से कम मैं 4 वर्ग की बात करूँगा, सिंधी और पारसी की बात मैं हटा देता हूँ। पारसी साहब के बारे में अभी मैंने बात किया, सैम मानिक शाह के विषय में बात किया, हमारे देश का हीरा डायमंड थे। अब पारसी थे तो आप क्या कहेंगे उनको? भारत माता के सपूत नहीं कहेंगे उनको? इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत को टुकड़े में तोड़ करके विश्व का नंबर 1 देश नहीं बनाया जा सकता है। जो हमारे परिवार में है, जो हमारे घर में है, भारत हमारा एक घर है, भारत हमारा देश है। और आज मैं ये कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ से मुस्लिमों को हटा दिया जाएगा, या फिर मुस्लिमों को दबा दिया जाएगा, या मुस्लिम हमें हटा देंगे और हमें दबा देंगे। इस तरह की बेकार बात मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। मैं ये सोच ज़रूर सकता हूँ कि अगर भारत माँ के सभी संतान, हमारे देश के सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, या जितने सारे, खुशवंत सिंह को आप याद कीजिए, खुशवंत सिंह जी हमारे देश के एक ऐसे पत्रकार रह चुके हैं जिनके ओशो से भी अच्छे संबंध थे, और इंदिरा गांधी परिवार के साथ में या बड़े बड़े लोगों के साथ में। आप कैसे कह सकते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ही हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? हमारे देश में खुशवंत सिंह जैसे लोग भी तो हैं, और भी न जाने कितने सारे लोग हमारे देश में हैं जिन्हें मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के क्राइटेरिया से बांटना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो एक ही भाषा जानता हूँ, अगर भारत में हमारा जन्म हुआ है तो भारत हमारा देश है।
भारत हमारी माता है, जो हम लोग भारत माता कहते हैं। आज मुझे यही लगता है कि हमारे देश को अगर आपसी कलह जो होते रहा है, जैसे चाहे वो, मैं तो झारखंड में अभी बैठा हूँ, झारखंड हो या यूपी हो या पूरे भारत हो, अगर हमारा देश आपस में इसी तरह की बात सोचता रहा कि हिंदू मुस्लिम में कितना नफ़रत फैल रहा है और नफ़रत फैलाया जा रहा है, अगर कोई यूट्यूब का हेल्प लेकर के हिंदू मुस्लिमों के स्टेटमेंट्स को कोई आदमी अगर पोस्ट कर रहा है, मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ। एक भाई को मैं देखता हूँ यूट्यूब में, वो वीडियो डालते रहते हैं, वो जगह जगह पर दिन भर में उनका वीडियो देखता रहता हूँ। वो अक्सर मुस्लिम भाई से पूछते हैं कि 100 रुपया है क्या, मुझे थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, और मुस्लिम भाई उन्हें पैसे देते हैं। तो कहते हैं देखिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे बीच भाईचारा है। उनके बने अनगिनत वीडियोज़ देखे हैं। उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश रोज़ करते रहते हैं कि सभी मुस्लिम बुरे नहीं हैं, सभी हिंदू बुरे नहीं हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि सभी मुस्लिम भले नहीं हैं और सभी हिंदू भले नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग तो सब जगह होते हैं, लेकिन जब बात अपने देश की आ जाए तो अपने निजी बुराइयों को साइड में रखिए और हमारा देश कैसे आगे बढ़े ये सोचिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, और चूँकि मैं तो टीचर भी हूँ, मुझे कम से कम भेदभाव से नहीं रहना चाहिए, और मैं नहीं रहता हूँ। मेरा सौभाग्य है, मुस्लिमों के घर में भी मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ, मैंने हमेशा पढ़ाया है। मेरे मन में कभी उनके विषय में निगेटिविटी नहीं आया। अब नहीं आया तो नहीं आया, जिनके मन में आ गया है वो अपना इलाज करें, मेरे मन में तो नहीं आया है। मेरे बचपन से आज तक संस्कार भी नहीं कहूँगा इसको, बचपन से हम लोग के घर में गाय रहती थी, कितने सारे मुस्लिम आते थे जो हमारे यहाँ से दूध ले जाते थे। ये वर्ड भी मैं आप लोग की वजह से यूज़ कर रहा हूँ, वरना इस वर्ड की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे घर से शायद 10-20 साल तक कितने सारे मुस्लिम परिवार के लोग हैं जो हमारे यहाँ से गाय के दूध ले जाते थे। हमारे बीच आज भी वही मैत्री है, वही मित्रता। मैं सुबह सुबह जब जाता हूँ तो सामने से एक आते हैं, वो पूछते हैं सरोज का हाल बा। कहाँ नफ़रत आ गई हमारे बीच में? नहीं है नफ़रत। जो लोग नफ़रत का प्रचार कर रहे हैं उनको मैं एक ही राय देना चाहता हूँ, नफ़रत और मोहब्बत में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है। अगर आप समझ सकें तो देश सबसे पहले है। बस आज के मेरे वीडियो का उद्देश्य है, देश हमारे निजी स्वार्थ से ऊपर है। देश का भला सोचना हमारा प्रथम कर्तव्य है, देश का विकास सोचना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आखिर हर घर में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, और जब पढ़ लिख करके हमारे बच्चे आगे जा कर के जो भी बनेंगे, ऑफिसर बने, बिजनेसमैन बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, वो देश के लिए सोचें। निजी जो भेदभाव आ रहे हैं प्रतिदिन, मैं सुबह से रात तक देखते रहता हूँ, यूट्यूब पर जितने सारे वीडियो डाल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे विचार फैला रहे हैं जिससे हमको लगता है कि ये कितना लगता है दुनिया में सबसे बिगड़े हुए लोग मुस्लिम ही हैं, या मुस्लिमों को लगता होगा सबसे बिगड़े हुए लोग हिंदू ही हैं। इस तरह के वीडियो जो लोग भी यूट्यूब में डाल रहे हैं, ये उनका निजी मामला है। मैं उन्हें एक ही राय दे सकता हूँ, देश जाति धर्म से ऊपर है, कृपया ये मान कर के चलें। और अगर आप धर्म को समझते हैं, अगर आपको आध्यात्मिकता का ABCD भी पता है, तो आपको एक बात ज़रूर पता होगा, जिस ईश्वर ने, जिस गॉड ने इस सृष्टि की रचना की, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव अगर हुआ है तो बाद के संतों की वजह से हुआ हो या असंतों की वजह से हुआ हो। ख़ास करके मुझे तो बहुत पहले ही ओशो ने दीक्षा दिया था 1997 में, उस समय से मुझे हमेशा दिखाई पड़ता था। मुझे किसी से नफ़रत नहीं है, और मुझे खुशी है कि मुझे बहुत प्यार मिलता रहा है, आगे ही मिलता है। हम जहाँ रहते हैं पाथरडी में, मेरे मोहल्ले से लेकर के 1-2 किलोमीटर तक शायद 50 नहीं, सैकड़ों मुस्लिम परिवार हैं जो मुझे बहुत ही प्यार से गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, अपने घर में बुलाते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे मन में नफ़रत नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे मन में विशेष करके मुसलमानों के लिए या सरदार के लिए या ईसाई के लिए कोई भी नफ़रत नहीं है। और मैं यही आशा करता हूँ, जिन लोगों के पास भी अपनी बुद्धि है, जो अपने बुद्धि से चलते हैं, वो कभी भी किसी से नफ़रत नहीं करेंगे। अच्छाई बुराई सब में होती है, उसका निवारण होना चाहिए, उसका निराकरण होना चाहिए, उसका उपाय होना चाहिए। मैं बार बार कहूँगा, देश सबसे ऊपर है, हमारे निजी स्वार्थ से ऊपर है। देश से बढ़ कर के अपना रिश्ता नाता भी नहीं होता। देश के लिए हमें अपने मन के बुरे विचारों का त्याग ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उठाकर गटर में फेंक देना चाहिए। हमारे मन से नफ़रत को मिटाइए।
देश प्रेमी फिल्म में वो था ना वो गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आप चलिए मोहम्मद रफ़ी साहब को याद कीजिए, मुझे लीजिए और मेरे ऐसे सारे दोस्त जब भी गुनगुनाएंगे तो रफ़ी साहब का गीत गुनगुनाएंगे। मैं कैसे कह दूं कि मुस्लिम हमारे देश का हिस्सा नहीं है? हिस्सा तो है ही। और आज के युग में मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि हमारा परिवार बहुत छोटा है, सिर्फ हिंदुओं का परिवार हमारा परिवार है, ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता। मुझे अगर उदाहरण देना पड़े तो जैसा मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात की, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात की, के आसिफ की बात की, दिलीप कुमार साहब से लेकर के आज सलमान खान, आमिर खान तक की बात करूँ, क्या ये लोग बिल्कुल से हमारे देश को आगे बढ़ाने में एकदम से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? कम से कम टैक्स तो भर रहे हैं। जो भी है प्यारे दोस्तों, मेरे आज के वीडियो का मकसद यही है कि जो समझ मुझे मिली है, ईश्वर करे वो समझ सबको मिले। हिंदू मुस्लिमों के बीच में कम से कम, मैं सिख ईसाई की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, सब एक ही बात है। नफ़रत को, वो है ना वो गाना रफ़ी साहब का, नफ़रत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। बस यही कहना चाहता हूँ। हमारे देश के लोग अगर एक हो गए तो आज भी मुझे लगता है कि विश्व का कोई भी देश से आगे बढ़ना हमारे लिए कोई असंभव बात नहीं है। देश कमज़ोर होता ही तब है जब आपस में लड़ता है। कमज़ोर हुआ 1948 के बाद जब हमारा देश बटा है, उसके बाद हमारा देश कमज़ोर हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारे प्रतिभावान लोग, गुणवान लोग देश बंटवारे के साथ हमारे देश को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। और है ना इकबाल साहब का गीत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कितना उदाहरण दूँ मैं, कितना नाम आपको गिनाऊँ? मैं यही कह सकता हूँ कि इतने सारे नाम मैंने आपके सामने रखे, इन सब का एक ही उद्देश्य है, कम से कम मेरे तरफ से। मेरे किसी भी वीडियो में, अब तक मैंने 1000 वीडियो पोस्ट किए होंगे, मैंने अपने किसी भी वीडियो में कभी भी नफ़रत फैलाने का एक भी वाक्य नहीं बोलता हूँ और न कभी बोलूँगा। अगर किसी में कमी है उसका उपाय होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा ही ज़्यादा गुनहगार है, उसके लिए अदालत है, वो मेरा काम नहीं है। कोई आदमी अपराध करता है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो या लव जिहाद का मामला हो या आपसी कोई रंज हो, उसके लिए अदालत है। हम लोग जैसे लोग, जो कि मेरा दोस्त कह रहा था कि अब तुम इन्फ्लुएंसर हो गए हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई सुन करके। इन्फ्लुएंसर मतलब प्रभावित करने वाला। अगर मेरी बात को, चूँकि 2212 लोग आज मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और लगभग 6 लाख मेरे व्यूज़ हैं, अगर मेरी बातों को प्रतिदिन 5000 लोग सुनते हैं, इस समय मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 5000 लोग मेरी बातों को सुनते हैं, तो मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये जिम्मेवारी है कि अगर मैं समाज को संदेश ही देना चाहूँ तो मेरा संदेश प्रेम है। और मेरे जितने साथी हैं, मैं सबके नाम गिना सकता हूँ। 1996 में, 1996 में जब मैं बम्बई गया था, उस समय रहता था, मेरे रूम में हिंदू मुस्लिम सभी थे। यही पाथरडी से हम लोग साथ गए थे। हम लोग एक साथ लगभग 3 साल, 95, 96, 97, 98 भी एक साथ एक कमरे में हम सभी ने साथ में गुजारे। 4 साल तक कोई समस्या मुझे नहीं आई। समस्या, हालांकि उस समय भी जब बाला साहब ठाकरे साहब भी जब अपनी बात उठाते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे, वो गलत लोगों के खिलाफ थे, किसी वर्ड के खिलाफ है। उनकी दोस्ती दिलीप साहब से भी थी और उनकी, देखा जाए तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हुआ करते थे, नफ़रत का कोई सवाल ही नहीं दोस्तों। हमारा देश, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझसे अधिक जानने वाले बहुत बैठे हुए हैं। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से बहुतों को गुस्सा आता होगा, पता नहीं कमेंट से मुझे वो लोग क्या क्या लिख देंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप अपने गुस्से को ज़रूर जाहिर कीजिए, मुझ पर जाहिर कीजिए। लेकिन मेरे जितने साथी हैं, बचपन के क्लासमेट्स हैं, मेरे रूममेट्स, मेरे मोहल्ला के लोग, हमारे पाथरडी के लोग, हमारे देश के लोग, हम सभी हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत फैलाने वाली बातों को हटा दिया जाए। मेरा एक ही, ओशो कहते हैं कि मेरा एक ही संदेश है, प्रेम। लव इज़ माय मैसेज। मेरे वीडियो को आप सभी लोगों ने इतने समय तक समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जिन मित्रों को भी गुस्सा आ रहा हो, कृपया अपना कमेंट्स मुझे करें। आपको जितना गुस्सा आ रहा सब लिख दीजिए। उसके बाद ही मैं कहूँगा, हमारा देश उसी दिन आगे बढ़ेगा जिस दिन हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर आगे बढ़ेंगे, देश का हित सोचेंगे, निजी स्वार्थ से ऊपर। अंत में फिर से कहूँगा, देश सबसे ऊपर है। धन्यवाद।